नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो जीके जीएस का पोर्शन है उसकी मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कास्ट करवा रहा हूँ, जिसका मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लान भी अपलोड कर रखा है और उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लें और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे द्वारा डाली गई आप अगर अच्छे से वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर जीएस का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में चलते हैं। आज का हमारे हिस्ट्री का जो है 4th वीडियो है। तो इसमें हम लोग वैदिक काल जैसा कि पढ़ रहे थे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे। जो उसका सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आज का है वो है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें से देखा जाए ऑप्शन में से, तो ये कुंभा और क्रमु, इन दो नदियों का जो उल्लेख है ये आर्यों के संबंध का सूचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियाँ, जैसे कि कुंभा, जिसे अब काबुल नाम से जाना जाता है, क्रमु यानी कि कुर्रम, गोमती, गोमल और सुआलू यानी कि स्वात नदियाँ, ये अफगानिस्तान में बहती थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, कुंभा, क्रमु, गोमती और सुआलू, ये सारी की सारी नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। और इन्हीं नदियों के उल्लेख से ये स्पष्ट होता है कि आर्यों का जो है अफगानिस्तान से बहुत ही अच्छा संबंध रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये मैंने बता दिया अभी कि अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वैदिक नाम है नदियों के और आधुनिक नाम, यानी आजकल उनको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं वन लाइनर में, कि एक नदी आपकी वैदिक नदी का नाम दे देंगे और बताएंगे कि आधुनिक नाम क्या है इसका, या आपका आधुनिक नाम दे देंगे और बोल देंगे इसका वैदिक नाम क्या रहा करता था। तो इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और इससे आप लोगों को यहाँ पर इनका भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जो यहाँ पर कुंभा, इसको काबुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, परुष्णी, इसको अवरावी नाम से जाना जाता है। सदानीरा, ये गंडक के नाम से, और सुतुर्दी, ये आपका सतलज नदी के नाम से अब जिसको जाना जाता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर सही मिलान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ये जो प्रथा थी ये थी आपका, ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सीरियल से यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अंदर का जो ऋत का अर्थ होता है, इसका होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद है, इसमें हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है, और सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा, बृहस्पति को गुरु माना जाता है सभी देवताओं का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैदिक साहित्य की जैसे की बात चल रही है, तो वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियां भी रहा करती थीं जो वेद मंत्रों की विधि उन्होंने रचना की है। तो उनमें कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वावारा, लोपामुद्रा, ये कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की, उसमें भी अपना योगदान दिया। ठीक है, और अगर हम लोपामुद्रा की बात करते हैं तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल जो था, इसमें जो निष्क शब्द था, इसका जो प्रयोग है एक आभूषण के लिए हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई सभ्यता, वहाँ पर इसके अर्थ बदल गए और इसका जो मतलब है वो सिक्के के रूप में यूज किया जाने लगा, मतलब निष्क को सिक्के के तौर पर यूज किया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वैदिक काल में जैसा कि मैंने बताया कि जो निष्क है ये आभूषण के लिए यूज होता था, तो ये गले के आभूषण के लिए यूज होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो दोस्तों, जो निशाका है इससे स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे प्राचीन भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वर्ण आभूषणों के बारे में या स्वर्ण सिक्कों के बारे में, तो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका।
मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निसाका जो है वो सबसे निम्न मूल्य के, और निसाका जो है ये सबसे उच्च मूल्य के, और जो लास्ट का मैंने बताया मसाका, ये सबसे निम्न मूल्य वाली मुद्राएं हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों जो बोगज कोई महत्वपूर्ण है ये यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है, इसीलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, और इसी अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे, ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं इससे। तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है बोगज कोई, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो वैदिक आर्य हैं, वैदिक युग में रहने वाले जो आर्य लोग हुआ करते थे, ये ईरान से होकर भारत आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर आर्य जो हमारे देश में थे वैदिक काल में, उनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के मतभेद हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए थे, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे। तो इस तरह से बहुत सारे इतिहासकारों के मतभेद हैं आर्यों को लेकर, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो बताया आर्यों के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्य आए हुए थे, जो इतिहासकार यहाँ पर नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। तो दोस्तों जो पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध शब्द का उल्लेख हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण, जैसा कि मैंने बताया था कि जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण आप लोग ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी में पुरुष मेध का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम रहुगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम आर्य संस्कृति के धुर की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर देखिए आर्य संस्कृति जो थी वो कुछ हिस्सों में ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो जहाँ पर ये जिसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ के जो लोग होते थे तो आर्य लोग उनको बहुत नीची निगाह से देखते थे और उनको अलग अलग नामों से समझते थे और उनको धुर समझा जाता था, यानी आर्य लोग उनको धुर समझते थे। ठीक है, यानी कि नीच समझते थे, उन लोगों को निम्न स्तर का समझते थे। और उन उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो वहाँ पर क्या था, जो संस्कृत नहीं जहाँ पर बोली जाती थी या संस्कृत की बहुत ज़्यादा महत्व थी, आर्य लोगों ने संस्कृत की महत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। और संस्कृत, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता था, जहाँ पर संस्कृत इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, वहाँ के लोगों को कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्य सभ्यता इतना अच्छे से प्रचलित नहीं थी और आर्य लोग वहाँ के लोगों को धुर समझते थे, यानी कि निम्न स्तर का समझते थे। तो ऐसे जो महाजनपद थे वो उसमें हुआ करते थे अंग और मगध, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आर्यों का इतना प्रभाव नहीं था और वहाँ पर जो भाषा है वो संस्कृत का प्रभाव न होकर प्राकृत भाषा का ज़्यादा प्रभाव था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, अंग और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस वेद में हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है गोत्र शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ठीक है, तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता जो धर्म है वो क्या था, तो वो था इनका प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, ये इनका जो है प्रमुखता धर्म माना समझा जाता था। ठीक है, जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था ये क्या मैंने बताया कि प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। और भक्ति की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति का जो उदय हुआ है ये मौर्योत्तर काल में हुआ है, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो वैदिक काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी और यज्ञ आदि अनुष्ठानों को धर्म समझा जाता था, लेकिन जो मूर्ति पूजा और भक्ति का जो उदय हुआ है ये हुआ आपका मौर्योत्तर काल में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी।
तो जनता जो है मूर्ति पूजा में करती थी या एकेश्वरवाद में, बलि एवं कर्मकांड, देवी पूजा किस में विश्वास करती थी जनता? तो दोस्तों इसमें जो है बलि एवं कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में क्या था कि यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यहाँ पर क्या होता था, ऐसा मानना है कि पहले आर्य जो थे आर्य कबीलों में रहा करते थे और 10 कबीले हुआ करते थे। उन 10 कबीलों में एक हुआ करता था भरत कबीला। ठीक है, जिसे के नाम पर आगे चलकर यहाँ पर हमारा देश भारत पड़ा। तो उनमें से क्या हुआ कि वहाँ पर पहले क्या थे, भरत जो कबीला था उसके राजा दास्य थे। तो उनको जो है उन्होंने अपना पुरोहित विश्वामित्र को बना रखा था और उन्होंने अपने पुरोहित को चेंज करके वशिष्ठ को बना लिया। तो विश्वामित्र ने बाकी 9 कबीलों को एकत्रित करके संगठित करके उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसमें भी विजय किसकी हुई थी? राजा दास्य की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि वो जो युद्ध लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था परुष्णी की नदी के तट पर, यानी कि जो आजकल रावी नदी के नाम से प्रचलित है वहाँ पर लड़ा गया था। राजा सुदास नाम था उसमें, सॉरी दास नहीं, राजा दास जो हमने बताया गलत में है, सुदास, उनका नाम क्या था? सुदास, और उन्हीं की यहाँ पर विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो ये संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसके अर्थ होते हैं सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये जो जनजाति है जो पंचजन्य से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है किकट। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऋग वैदिक आर्यों की पंचजन्यों में अगर हम बात करते हैं तो यदु, ठीक है, दृश्यु, पुरु, अनु, तुर्वशु शामिल हैं और किकट इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या रहा करता था? तो आर्यों की जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था शिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। प्राचीन आरंभ में जो आर्य लोग हुआ करते थे, तो मैंने बताया कि कबीलावासी हुआ करते थे, कबीलों में रहते थे, तो एक खानाबदोश एवं शिकारी टाइप के हुआ करते थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक युगीन सभ्यता कैसी थी? मंत्रि परिषद थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थी और जो राजा की निरंकुशता पर निरंतर रखती थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंत्रपस्ती टाइप का कुछ माहौल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर 2 संस्थाएं होती थी, जो एक सभा और समिति नाम से, और ये क्या करती थी, जो राजा की निरंकुशता थी उस पर नियंत्रण रखती थी। और संभवतः जो सभा है ये कुलीन वर्ग की हुआ करती थी या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, वरिष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, और जो हमारे समिति थी उसमें आम जनता यहाँ पर भाग लेती थी। तो ये दोस्तों आज का यहाँ पर था। इसी तरह से ये क्वेश्चन सारे रहेंगे। अभी एक और वीडियो यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपकी वैदिक सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट करेंगे और फिर आगे सीरियल से यहाँ पर बढ़ते चलेंगे। तो ये वीडियो आपको शाम को 6:30 बजे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे रात में आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।